जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज बाबा साहेब के भाषण की एक और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। डॉक्टर आम्बेडकर शोषित समाज में जन्मे वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षित होने के बाद व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागा। दुनिया की सबसे बुरी गुलामी की व्यवस्था, अछूतता, जिसके कारण हजारों वर्षों तक उनसे जानवरों से भी बदतर जीवन जीने का मजबूर कर रखा था। उन लोगों को मानव समानता के अधिकार दिलाकर आम मनुष्य बना दिया। उन्होंने अछूत लोगों को मानवीय अधिकार दिलाए। आज अनुसूचित जाति वर्ग के करोड़ों शिक्षित लोग मिलकर भी उनके किए कामों को स्वार्थी होने का कारण संभालने के लायक नहीं बन पाए हैं। बाबा साहेब ने दिसंबर 1938 में भाषण देते हुए कहा था कि शिक्षित होने के बाद ज्यादातर लोग स्वार्थी हो जाते हैं। आज हम ये सब देख रहे हैं। ये लोग कार, कोठी, बीवी, टीवी, मैं और मेरे से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हम बाबा के भाषणों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शायद बाबा साहेब की कुछ बातें किसी के अंदर तक पहुंच जाएं। आज की वीडियो में देखेंगे। बाबा साहेब के भाषण का शीर्षक है समता सैनिक दल का सैनिक, निर्भय योद्धा ही तो है। आज की वीडियो का यह भाषण 14 जनवरी 1939 को बाबा साहेब के द्वारा चलाई जा रही जनता नामक अखबार में छपी थी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाबा साहेब के भाषण का शीर्षक है समता सैनिक दल का सैनिक, निर्भय योद्धा ही तो है। आज की वीडियो का यह भाषण 14 जनवरी 1939 को बाबा साहेब के द्वारा चलाई जा रही जनता नामक अखबार में छपी थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी के और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अस्पृश्यों की स्वांगीण उन्नति के कार्य के लिए जिन सैनिकों ने अपने को ताम्र समर्पित किया हुआ है, उस मुंबई के समता सैनिक दल की सालाना परेड और निरीक्षण का कार्यक्रम रविवार दिनांक 8 जनवरी 1939 की सुबह डॉक्टर बाबा साहेब के नेतृत्व में परेल के कामगार मैदान पर हुई। मुंबई के विभिन्न मोहल्ले से, पाड़ों से और वार्डों में से समता सैनिक दल के पथक अपने कैप्टन के साथ सुबह 6:30 से ही कामगार मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। दल के जीओसी श्री रामजी धयालकर ने सभी दलों के अनुशासन के साथ मैदान पर खड़ा कर परेड की प्राथमिक पूर्वाभ्यास किया। बैंड की सुस्वर ध्वनि के साथ परेड का कार्यक्रम बढ़िया हुआ। ठीक 10 बजे अपने सहयोगियों के साथ डॉक्टर बाबा साहेब मैदान में आए। सैनिकों के अलावा अन्य सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। प्राथमिक स्वागत समारोह की समाप्ति के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव डीवी प्रधान और दल के जीओसी धयालकर ने समता सैनिक का मुआयना किया। तब वे सब सेना के जवानों की तरह दिखाई दे रहे थे। मन में तब वीर श्री पैदा हो रही थी। हर सैनिक द्वारा किया गया सफाई का पालन, बढ़िया साफ कपड़े, अनुशासन आदि प्रशंसा के योग्य था। दल को देखने के बाद कीर फोटो स्टूडियो की ओर से दल के तथा डॉक्टर अंबेडकर के साथ अन्य नेताओं के अलग अलग फोटो लिए गए। इस जनरल परेड के लिए करीब 2500 समता सैनिक और करीब 20,000 अन्य जनता इकट्ठा हुए थे। इसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव श्री डीवी प्रधान ने डॉक्टर अंबेडकर को भाषण की विनती करते हुए कहा कि आज दल में वर्दी वाले केवल 2500 सैनिक हैं। बिना वर्दी के उतने ही अन्य और सैनिक हैं। आज मुंबई शहर में समता सैनिक दल की संख्या 5000 है। अगले साल तक यह दोगुनी 10,000 तक पहुंचेगी, इसका मुझे यकीन है। समता सैनिक दल की शाखाएं सिर्फ मुंबई में ही नहीं हैं। सीपी यानी मध्य प्रांत आदि विभिन्न प्रांतों में उनकी शाखाएं हैं और प्रसार भी लगातार हो ही रहा है। पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्र लेबर पार्टी के झंडे के नीचे 50,000 सैनिकों के होने का दृश्य जल्द ही दिखाई देगा। हर सैनिक को आगे से स्वतंत्र लेबर पार्टी के लिए अब के बाद विशेष कोशिश करनी होगी। श्री प्रधान के परिचयात्मक भाषण के बाद डॉक्टर साहेब भाषण के लिए उठे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, समता सैनिक दल की आज की सालाना परेड के दिन मुंबई के सभी सैनिक इतनी बड़ी संख्या में जुटे हैं। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। आज यहाँ इकट्ठा होकर उन्होंने अपने अनुशासन, संगठन और स्वार्थ त्याग का जो प्रदर्शन किया है, वो बहुजन समाज में आदर्श के तौर पर माना जाएगा। अपने पैसे से वर्दी सिलाकर अपने पक्ष के प्रति आपने जिस लगन को व्यक्त किया है, वो सचमुच प्रशंसा के काबिल है। कुछ लोगों को लगता है कि ये दल मेरे और दोस्तों के बड़पन के लिए बनाया गया है,
लेकिन जो इस दल का इतिहास जानते हैं, उन्हें इस दल की स्थापना करने में कितना उदात्त और उज्ज्वल लक्ष्य हमारे सामने है इसका पता है। 1926 से 27 के आसपास इस दल की स्थापना महाड़ के चवदार तालाब के सत्याग्रह से शुरू हुई। उस वक्त महाड़ सत्याग्रह किसी भी तरह के विघ्न के बिना सफल होने के लिए ऐसे संगठित दल की बेहद आवश्यकता थी। हमने जिस समता सैनिक दल की स्थापना की है, उसके इतिहास पर नजर डालने और कुल हालात के बारे में सोचने से पता चलेगा कि इस दल की स्थापना मैंने अपनी जय जयकार कराने या किसी बाबाजी जैसा काम करने के लिए नहीं की है। अगर किसी को ऐसा लगता हो तो महाड़ तालाब के लिए हुई लड़ाई से सही जवाब मिल जाएगा। हिंदुस्तान के कई धार्मिक समुदायों में से हिंदू समुदाय में अस्पृश्यों की गिनती होती है। हिंदू समाज के स्पृश्यों द्वारा अस्पृश्य माने गए अपने ही समाज बांधवों पर होने वाले अन्याय, जोर जुल्म, विषमता का बर्ताव और सीख देना आदि बातों को रोकने के लिए मुख्य रूप से इस दल की स्थापना की गई है। जिस समाज में इंसानियत के सहारे जिया नहीं जा सकता, प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का जहां समता के साथ उपभोग नहीं किया जा सकता, जिस धर्म पर विषमता रूपी मैल की परतें चढ़ी है, उस धर्म को त्याग कर इंसानियत जानने वाले धर्म का निर्माण करने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है, उस पवित्र और उज्ज्वल कार्य को करने के लिए इस दल की स्थापना की गई है। इस कार्य की शुरुआत महाड़ के चवदार तालाब के सत्याग्रह से किया गया है और उस सत्याग्रह को सफल भी बनाया है। इसी प्रकार जहां सार्वजनिक तालाब है, कुएं है, नल है, वहां इसी प्रकार समान अधिकार की लड़ाई लड़कर हमें अपना कार्य करना है। महाड़ तालाब का सत्याग्रह इसलिए नहीं किया गया था कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इस तालाब के पानी के बगैर हमारा काम रुका नहीं था। हम छटका कर मर नहीं रहे थे। वो लड़ाई पीने के लिए पानी चाहिए इसलिए नहीं छेड़ी गई थी। ये लड़ाई इसलिए छेड़ी गई थी कि उस तालाब का पानी सभी जाति के, धर्मों के, पंथों के लोगों को समान रूप से पीने के लिए मिले। एक हक दिलाने के लिए ये लड़ाई थी। यही बात नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह की भी थी। हम केवल भगवान के दर्शन के भूखे नहीं थे। पिछले 2000 सालों में हिंदुओं के भगवानों के दर्शन अस्पृश्यों को नहीं हुए थे, लेकिन उससे अस्पृश्यों का जीवन कहीं अड़ा नहीं था। नासिक की मंदिर प्रवेश की लड़ाई केवल हिंदू समाज में हमारे समानता के अधिकारों की रक्षा के लिए था। उस सत्याग्रह की लड़ाई में लोगों को जो पीड़ा हुई थी, जो दुखदायी तकलीफें झेलनी पड़ी, वे सब केवल इसलिए थी ताकि यह स्थापित किया जाए कि हम भी इंसान हैं और अन्य इंसानों की तरह हमें भी मंदिर में प्रवेश करने का हक है। हम भी औरों की तरह ही इंसान हैं और हमारे मंदिर प्रवेश से ये हिंदू अपवित्र कैसे होते हैं, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा था। स्पृश्य हिंदुओं द्वारा हम पर लादा गया ये छुआछूत का गंदा कलंक धोने के लिए हम भी इंसान हैं और किसी तरह से हम अपवित्र नहीं हैं, ये दिखा देने के लिए कालाराम मंदिर प्रवेश की लड़ाई हमें लड़नी पड़ी थी। इस प्रकार की उज्ज्वल तत्वों वाली लड़ाइयां लड़ने के लिए ही हमारे समता सैनिक दल की स्थापना की गई है और यही समता सैनिक दल की पूर्व पीठिका है। इससे पता चलता है कि इस दल का निर्माण निजी कारणों से नहीं हुआ है। इस देश के हिंदू समाज में सच्ची समता स्थापित करने के लिए समता दल की स्थापना की गई है। समता सैनिक दल का सैनिक यानी समाज सेवा के लिए हथेली पर सिर रखकर लड़ने के लिए तैयार निर्भय योद्धा ही है। इंसानियत के लिए समता का उज्ज्वल सिद्धांत अपने अंतर्मन में जगाए रखकर उसे अपने कार्य की पूर्तता करनी होगी। इसके लिए सभी को कसम खानी होगी कि वे कभी किसी प्रकार के जाति भेद को नहीं मानेंगे, महारभंगी, मांग जैसे ऊंच नीचे के भेदभाव को नहीं मानेंगे। सोचेंगे कि मैं इंसान हूं, मैं सभी के साथ इंसानियत से ही पेश आऊंगा और समाज से विषमता का जहरीला बीज नष्ट करूंगा। जिसकी ऐसी सोच और ऐसा बर्ताव होगा वही समता दल का असली सैनिक होगा। कुल हालात पर सोचते हुए ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अपना दल आजादी की लड़ाई में पिछड़े वर्ग के मोर्चे की एक जुझारू टुकड़ी है। अपनी हर कृति से आपको देश का आदर्श सैनिक बनना होगा। सेना की टुकड़ी के रूप में पूरे देश में आपकी कीर्ति होनी चाहिए। अच्छे गुण, अनुशासन और संगठन के साथ अपना दल फैलादी बनना चाहिए। कहा जाता है कि काले तवे का मैल जाता है तो वो भी चमकने लगता है। इसी प्रकार स्वच्छ बर्ताव और समता का भाव मन में रखते हुए अपने आप को और पूरे समाज को चमकाना होगा। कई हालात के कारण तवे पर मैल चढ़ा है और तवा काला और गंदा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसे मेहनत से साफ किया जाए, उसके ऊपर जमी मैल को हमेशा के लिए हटाने की कोशिश की जाए तो यकीनन सफलता मिलेगी और आखिर वो आईने की तरह चमकने लगेगा। इसी प्रकार हालात के कारण हमारे समाज में अगर कोई अनिष्ट रिवाज कायम हो चुके हों तो समय रहते जागकर हमें उन अनिष्ट रिवाजों के चलन को खत्म करना होगा। जैसे शराब पीने, पान, तंबाकू खाने पर हम अगर अपने शरीर का समय का दुरुपयोग करते हो
तो समय रहते जागकर बुरी लतों को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार सभी तरह की अनिष्ट बातों को नियंत्रण में रखा जाए तो कोई हम पर किसी तरह के आरोप नहीं लगाएगा, किसी प्रकार पीड़ा पहुंचाने का साहस कोई नहीं करेगा। इस प्रकार उज्जवल लक्ष्य के साथ काम करने के बावजूद अगर बिना वजह कोई हमारी बुराई करे तो हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है की तरह वो होगा। ईमानदारी के साथ काम करते रहो तो जानबूझकर कोई शरारत भरी आलोचना करे तो उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार समता सैनिक दल का काम दिनोंदिन सफल हो रहा है, ये देखकर मुझे धन्यता महसूस होती है। लेकिन अपने दल का ये लोकोपयोगी कार्य देखकर हमारे समीक्षकों और विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7 नवंबर 1938 के दिन हुई एक दिवसीय सार्वजनिक हड़ताल के दौरान पुलिस के गोली चलाने के अत्याचारों के संदर्भ में पूछताछ काम आजकल चल रहा है। पूछताछ के दौरान उसकी आलोचना करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिन सैनिकों ने आज तक समाज सेवा का उज्जवल कार्य किया है उसकी मुंबई के मुख्यमंत्री श्री बाला साहब खेर और कांग्रेस के एक बड़े नेता श्री वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख नेताओं ने प्रशंसा की है। मुंबई मंत्रिमंडल की तनख्वाह के बारे में मैंने जो भाषण किया था उसका जवाब देते हुए सम्माननीय खेर ने कहा था कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्य में मदद करने वाले समता सैनिक दल के स्वयं सेवकों ने बिना किसी वेतन के स्वार्थ त्याग से स्वाभिमान के साथ और अनुशासन के बल पर कितना उज्जवल काम किया है ये हम जानते हैं। ये स्वयं सेवक अगर इतने उज्जवल तरह का स्वार्थ त्याग अगर कर सकते हैं तो हम असेंबली के मंत्रियों को स्वार्थ त्याग करते हुए हर माह 500 रुपए की तनख्वाह में काम करने में हर्जी क्या है। यही बात श्री वल्लभ भाई पटेल के कथन से भी स्पष्ट होती है। पिछले प्रांतीय असेंबली के चुनावों के बाद पुणे में शनिवार वाड़े के सामने स्वयं सेवकों के कार्य के बारे में भाषण देते हुए श्री वल्लभ भाई ने कहा था कि संगठन, अनुशासन, कार्य की लगन, उसे सफल बनाने की ताकत आदि कसौटियों के बारे में सोचें तो स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयं सेवक ही कांग्रेस के स्वयं सेवकों से बेहतर साबित होंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयं सेवकों के गुण अन्य स्वयं सेवकों को अवश्य अपनाने चाहिए आदि। हमारे समता सैनिक दल के सैनिकों में 90% तक महार युवक हैं। इस देश में अंग्रेज सरकार की सत्ता जब से है तब से लेकर अगर आज तक के इतिहास को देखा जाए तो रैयत का पैसा तहसील की तिजोरी में ले जाकर महार लोग ही भरते थे। पिछले 150 से 200 सालों में इस बारे में किसी महार द्वारा बेईमानी किए जाने का कोई सबूत नहीं है। रात बिरात और कड़ी धूप में यात्रा कर रैयत का पैसा महारों ने सरकारी तिजोरी में भरकर अपनी ईमानदारी दुनिया को दिखा दी है। ऐसी लगभग सभी बातों के बारे में सोचने के बाद मुंबई में कामगारों की हड़ताल में हुए गोली चलाने के बारे में पूछताछ समिति के सामने महारों पर जो बेईमानी और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जा रहे हैं वे कितने सच हैं इसकी छानबीन करने का समय भी जरूर आएगा। गरीबी से परेशान समाज का व्यक्ति हाथ में हजारों रुपए होने के बावजूद किसी तरह की हेराफेरी नहीं कर सकता। ऐसे महार समाज का चरित्र कितना उज्जवल होगा इस बारे में मुझे प्रशंसा सुनाने की जरूरत नहीं है। जनता इन सभी बातों के बारे में सोचने की सामर्थ्य रखती है। साथ ही समता सैनिक दल में काम करने वाले कुछ स्वयं सेवक मिलिट्री में नौकरी कर चुके हैं। कानून, अनुशासन वे अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में समता सैनिक दल के स्वयं सेवकों पर आरोप लगाना बड़े साहस का या शरारत भरा काम ही कहा जा सकता है। आखिर मैं हर सैनिक से कहना चाहता हूं कि सैनिक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हम चलती चवन्नी छाप नहीं है ये साबित करने वाला है। ये शब्द दल में अपना काम करते हुए आपको यही सोचना होगा कि आप मिलिट्री में ही काम कर रहे हैं। जन समुदाय हो सकता है कभी चलती चवन्नी सा बर्ताव करे, लेकिन उनकी और आपकी कृति में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, क्योंकि सैनिक हमेशा अनुशासन का पालन करता है। किसी अधिकारी का दिया हुक्म अगर गलत लगे तो उसके खिलाफ शिकायत या उसका प्रतिकार करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल अनुशासन के लिए समय पड़े तो सभी तरह के वाक्यों का धीरज के साथ सामना करने का आपका संकल्प इसके बाद भी समाज सेवा करते हुए जारी रखें। हम सब ने उन सेनाओं के बारे में सुना है जो राजाओं और सल्तनतों के लिए लड़ी, पर आज हम एक ऐसी सेना की बात करने वाले हैं जो किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि समानता के एक विचार के लिए खड़ी हुई थी। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर अंबेडकर की सेना की, यानी समता सैनिक दल की। चलिए शुरुआत ही करते हैं खुद डॉक्टर अंबेडकर के इन दमदार शब्दों से। इन शब्दों में एक पूरी कहानी छिपी है, एक ऐसे सैनिक की जिसे डर छू भी नहीं सकता था। पर सवाल ये है कि ये सैनिक किसके थे और इनकी लड़ाई असल में थी किस चीज के लिए। आइए एक पल के लिए वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख है 8 जनवरी 1939। जगह है मुंबई का कामगार मैदान। यहाँ करीब 2500 सैनिक एकदम साफ सुथरी वर्दियों में फौजी अनुशासन के साथ परेड के लिए इकट्ठा हुए हैं।
और इन 2500 सैनिकों को देखने के लिए मैदान में 20,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद है, तो जाहिर है ये कोई मामूली परेड तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक तरह का ऐलान था, आत्मसम्मान का एक शक्ति प्रदर्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस परेड का मकसद क्या था। आखिर ये सैनिक थे कौन और इनका ये मार्च किसके लिए था? उस दिन मैदान का माहौल ही कुछ और था। गजब का फौजी अनुशासन और हर एक सैनिक के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प। ये एक ऐसा नजारा था जिसने डॉक्टर अंबेडकर समेत वहां मौजूद हर किसी के दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ दी। ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, ये संगठन और आत्मसम्मान की ताकत का एक जीता जागता सबूत थी। लेकिन समता सैनिक दल का काम सिर्फ परेड करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस संगठन का जन्म किसी दिखावे के लिए हुआ ही नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े और जरूरी संघर्ष की आग से निकलकर बना था। तो फिर सवाल वही है, आखिर इस सेना को बनाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? इसकी जड़ें कहाँ थीं? इस दल की कहानी शुरू होती है 1926-27 के दौर से, और जगह थी महाड़ का चौदार तालाब, जहां एक ऐतिहासिक सत्याग्रह हुआ। ये दल किसी की जय जयकार करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक अनुशासित और संगठित सुरक्षा कवच की जरूरत से पैदा हुआ था। अब कोई भी सोच सकता है ना कि पानी के लिए इतना बड़ा आंदोलन? क्या ये लड़ाई सिर्फ पीने के पानी के लिए लड़ी जा रही थी? इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल साफ किया था। उन्होंने कहा, ये लड़ाई प्यास की नहीं है, बल्कि उस सिद्धांत की है कि सार्वजनिक तालाबों, कुओं और सड़कों पर हर इंसान का बराबर का हक है, फिर चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो। ये इंसानी बराबरी के हक की लड़ाई थी। और समता सैनिक दल का मिशन सिर्फ पानी तक ही नहीं रुका। ये लड़ाई इंसानियत के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जुड़ी थी, जिसे नासिक के आंदोलन ने और भी गहराई से दुनिया के सामने रखा। देखिए, जब नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश का सत्याग्रह हुआ, तब भी मुद्दा सिर्फ पूजा पाठ का नहीं था। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, लड़ाई ये साबित करने की थी कि दलित समाज भी इंसान है और दूसरे इंसानों की तरह उन्हें भी मंदिर में जाने का उतना ही अधिकार है। हम भी इंसान हैं। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि यही वो केंद्रीय एहसास था जो इन सभी आंदोलनों की आत्मा थी। ये अपने मानवीय अस्तित्व और सम्मान का एक बुलंद ऐलान था। तो अगर हम समेट कर कहें, तो समता सैनिक दल का असली मकसद था समाज में हो रहे अन्याय और जुल्म को रोकना और एक ऐसे समाज की नींव रखना जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इंसानियत से हो। तो जब दल का मकसद इतना बड़ा था, तो जाहिर है इसके सैनिक भी खास होने थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके हर सदस्य के लिए एक बहुत ही स्पष्ट आचार संहिता, यानी कि एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था। हर सैनिक को 3 कस्में लेनी होती थीं। पहली, कि वो किसी भी तरह का जाति भेद नहीं मानेगा। दूसरी, कि वो हर इंसान के साथ इंसानियत से पेश आएगा। और तीसरी, कि वो समाज से असमानता के इस जहरीले बीज को जड़ से उखाड़ने के लिए हमेशा काम करेगा। इस बदलाव को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि जैसे एक काला मैला तवा भी अगर रोज मेहनत से साफ किया जाए तो एक दिन आईने की तरह चमकने लगता है, ठीक उसी तरह अगर समाज अपनी बुरी आदतों को अनुशासित होकर दूर करने की कोशिश करे तो वो भी एक दिन जरूर चमकेगा। समता सैनिक दल का अनुशासन और समर्पण इतना जबरदस्त था कि सिर्फ उनके समर्थक ही नहीं, बल्कि उस दौर के उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। जरा सोचकर देखिए, उस वक्त के बड़े कांग्रेसी नेता जैसे बंबई के मुख्यमंत्री बीजी खैर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग सार्वजनिक मंचों से ये मान रहे थे कि संगठन, अनुशासन और लगन के मामले में समता सैनिक दल के वॉलंटियर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा बेहतर थे। ये उस दल के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। अपने भाषण के आखिर में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सैनिकों को यही सबसे जरूरी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सैनिक शब्द का मतलब ही अनुशासन है। एक सैनिक का पहला और आखिरी धर्म है अनुशासन में रहना, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। उनकी असली ताकत यही थी। समता सैनिक दल की ये कहानी इतिहास का सिर्फ एक पन्ना नहीं है, ये आज हम सबके लिए एक अहम सवाल पर सोचने का मौका देती है। आज के दौर में जब हमारे सामने नई तरह की सामाजिक चुनौतियां हैं, तब सामाजिक न्याय के लिए एक सैनिक होने का असल मतलब क्या है? नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं एक बहुत ही खास दस्तावेज के जरिए। जी। ये दस्तावेज है
14 जनवरी 1939 के जनता अखबार की एक रिपोर्ट। और ये हमें ले जाती है 8 जनवरी 1939 को मुंबई में हुई समता सैनिक दल की एक बहुत बड़ी सालाना परेड के मंजर में। हाँ, और सबसे अहम बात ये कि इस परेड का नेतृत्व खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इसी रिपोर्ट के आधार पर समता सैनिक दल के क्या उद्देश्य थे, उनके आदर्श क्या थे और वो उस वक्त का माहौल कैसा था ये समझना। और खासकर जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में बताया उस पर ध्यान देना है। हाँ, हम जो स्रोत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है अंबेडकर की समता सैनिक दल परेड और उद्देश्य। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो जरा सोचिए, 8 जनवरी 1939 की सुबह है। मुंबई का परेल इलाका, कामगार मैदान। जी। सुबह 6:30 बजे से ही शहर के अलग अलग हिस्सों से समता सैनिक दल के दस्ते सैनिक टुकड़ियां वहां इकट्ठा होने लगी हैं। सुबह 6:30 बजे से, काफी जल्दी। हाँ, और दल के जो जीओसी हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, श्री रामजी दयालकर, वो सबको लाइन में खड़ा करके परेड की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बाकायदा बैंड बज रहा है, माहौल में एकदम जोश है। ये सिर्फ एक मीटिंग या जलसा नहीं था, इसको समझना जरूरी है। उस दौर का जो सामाजिक और राजनीतिक माहौल था, उसमें इतने बड़े पैमाने पर इतने अनुशासन के साथ लोगों का इकट्ठा होना, हाँ, ये अपने आप में शक्ति और संगठन का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। एक ताकतवर संदेश दिया जा रहा था इसके जरिए। बिल्कुल सही कहा। फिर सुबह के 10 बजते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने साथियों के साथ मैदान में पहुंचते हैं। अच्छा। वहां हजारों सैनिक तो थे ही, उनके अलावा करीब 20,000 आम लोग भी ये परेड देखने आए हुए थे। अच्छा। और जैसे ही अंबेडकर आए, भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। जबरदस्त माहौल रहा होगा। हाँ, फिर स्वागत वगैरह के बाद डॉक्टर अंबेडकर, उनके साथ स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव थे डीवी प्रधान और जीओसी दयालकर, इन तीनों ने सैनिकों की परेड का मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया। जी। और रिपोर्ट में लिखा है कि सैनिक एकदम फौजी जवानों जैसे लग रहे थे। ओह। साफ सुथरी वर्दी, एकदम सधा हुआ अनुशासन, देखकर ही वीरता का भाव मन में आ रहा था। और ये वर्दी, ये अनुशासन, ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान का प्रतीक था, उनकी एकता का प्रतीक था। हाँ। और सबसे बढ़कर उस मकसद के प्रति उनकी गंभीरता दिखाता था जिसके लिए वो दल खड़ा था। ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं थी, ये एक संकल्प था। बिल्कुल। और संख्या भी बहुत मायने रखती है। करीब 2500 वर्दीधारी सैनिक और 20,000 दर्शक। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या थी। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कीर फोटो स्टूडियो ने तस्वीरें भी लीं। अच्छा, तस्वीरें भी ली गईं। हाँ। अब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से ठीक पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव श्री डीवी प्रधान, उन्होंने भी कुछ बातें कहीं। जी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया कि मैदान में जो 2,500 वर्दी वाले सैनिक दिख रहे हैं, उतने ही बिना वर्दी के भी हैं। अरे वाह। यानी सिर्फ मुंबई शहर में ही दल की ताकत करीब 5,000 सैनिकों की है। ये तो काफी बड़ी संख्या है। और उनका आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने दावा किया कि अगले साल तक ये संख्या दुगनी हो जाएगी, 10,000 तक पहुंच जाएगी। अच्छा, ये तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। हाँ, और उन्होंने ये भी साफ किया कि ये दल सिर्फ मुंबई तक ही नहीं है, इसकी शाखाएं सेंट्रल प्रोविंसेस यानी सीपी, जो आज का मध्य प्रदेश और आसपास का इलाका है, वहां भी हैं और लगातार फैल रही हैं। तो ये आंकड़े और ये दावे सिर्फ गिनती नहीं बता रहे, ये उस वक्त स्वतंत्र लेबर पार्टी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था और उनकी जो संगठनात्मक महत्वाकांक्षा थी उसको दिखाते हैं। सही बात। उनका लक्ष्य तो पूरे हिंदुस्तान में पार्टी के झंडे तले 50,000 सैनिकों का एक मजबूत कैडर बनाने का था। ये एक बड़ी योजना का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल। प्रधान जी ने फिर हर सैनिक से पार्टी के लिए और ज्यादा मेहनत करने की अपील भी की। जी। इसके बाद मंच पर आए डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के जुटने पर और उनके अनुशासन पर बहुत खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने खासकर अपने खर्चे पर वर्दी सिलवाकर जो लगन दिखाई है, वो पूरे बहुजन समाज के लिए एक मिसाल है, एक आदर्श है। ये स्वार्थ त्याग की बात है। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये दल शायद मेरे या मेरे दोस्तों के रुतबे के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, ऐसी धारणा भी थी कुछ लोगों में। हाँ, पर उन्होंने जोर देके कहा कि जो लोग इसका इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि इसकी नींव कितने ऊंचे और कितने पवित्र लक्ष्य पर रखी गई थी। ये सफाई देना उस वक्त बहुत जरूरी रहा होगा। डॉक्टर अंबेडकर दल को किसी भी तरह की व्यक्तिगत पूजा या महत्वाकांक्षा से बिल्कुल अलग रख रहे थे। एकदम।
वो इसे एक बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक संघर्ष से जोड़ रहे थे, जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। बिल्कुल। उन्होंने सीधे सीधे दल की स्थापना को 1926-27 के महाड़ चौदार तालाब सत्याग्रह से जोड़ा। हाँ, महाड़ सत्याग्रह। उन्होंने बताया कि कैसे उस सत्याग्रह को बिना किसी रुकावट के सफल बनाने के लिए एक संगठित अनुशासित दल की जरूरत महसूस हुई थी। और उन्होंने फिर दोहराया कि ये दल उनकी जय जयकार करने या किसी बाबा जी की तरह उनकी पूजा करवाने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। ये बात उन्होंने बहुत जोर देकर कही। तो फिर सवाल उठता है कि असली मकसद था क्या? हाँ, क्या था मकसद? डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, हिंदू समाज में जो अस्पृश्य माने जाने वाले लोग हैं, उनके साथ जो अन्याय होता है, जुल्म होता है, जो असमानता है, उसे रोकना। जहां इंसान को इंसान की तरह जीने न दिया जाए, जहां कुदरत की दिए हुए हक भी बराबरी से ना मिले, उस सामाजिक व्यवस्था को बदलना और इंसानियत पर आधारित एक नया समाज बनाना, इस पवित्र काम के लिए ये दल बना था। महाड़ सत्याग्रह का उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने साफ किया कि लड़ाई सिर्फ पानी पीने की जरूरत की नहीं थी। हाँ, ये बात है। क्योंकि पानी तो कहीं और से भी मिल सकता था। ऐसा नहीं था कि लोग प्यासे मर रहे थे। लड़ाई थी हक की, अधिकार की, कि जो सार्वजनिक तालाब है उस पर सबका बराबर का हक होना चाहिए। ये जरूरत से ज्यादा समान अधिकार की लड़ाई थी। बिल्कुल। और यही तर्क, यही लॉजिक उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के लिए भी दिया। जी। कहा कि मुद्दा सिर्फ भगवान के दर्शन करने की भूख का नहीं था। भाई, हजारों साल से दर्शन नहीं हुए थे, पर जिंदगी तो चली रही थी, रुकी तो नहीं थी। सही बात है। नासिक की लड़ाई भी हिंदू समाज में बराबरी के हक को स्थापित करने के लिए थी। उन्होंने समझाया कि सत्याग्रह में लोगों ने जो तकलीफें सही, जो मार खाई, वो इसलिए सही ताकि ये साबित हो सके कि हम भी इंसान हैं और हमें भी दूसरों की तरह मंदिर में जाने का अधिकार है। ये सदियों से जो छुआछूत का कलंक लगा था, उसे मिटाने की लड़ाई थी। तो इन दोनों सत्याग्रहों का जिक्र करके अंबेडकर ने समता सैनिक दल को सीधे सीधे नागरिक अधिकारों और मानवीय गरिमा की लड़ाई से जोड़ दिया। हाँ। मतलब दल का काम सिर्फ बचाव करना या रक्षा करना नहीं था, बल्कि समाज में सक्रिय रूप से पॉजिटिवली समानता को स्थापित करना था। एक प्रोएक्टिव भूमिका थी। सही। तो फिर एक आदर्श समता सैनिक कैसा होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक? हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। उन्होंने कहा कि समता सैनिक दल का सैनिक वो है जो समाज सेवा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ने को तैयार एक निडर योद्धा है। निडर योद्धा? हाँ। और उसका मूल मंत्र, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? इंसानियत के लिए समता यानी बराबरी का उज्जवल सिद्धांत। इसी को मन में रखकर काम करना है। और इसके लिए हर सैनिक को कुछ कस्में खानी थी, कुछ प्रण लेने थे। क्या कस्में थी वो? पहली, कि वो किसी भी तरह का जाति भेद नहीं मानेगा। दूसरी, महार, भंगी, मांग जैसे जो ऊंच नीच के भेदभाव है उनको खत्म करेगा। अच्छा। तीसरी, हमेशा ये सोचेगा कि मैं इंसान हूं। चौथी, सबके साथ इंसानियत का बर्ताव करेगा। और पांचवी, समाज से असमानता के जहरीले बीज को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ये सिर्फ बाहरी अनुशासन की बात नहीं है, ये तो एक गहरे आंतरिक बदलाव की मांग है, एक नैतिक जिम्मेदारी की। बिल्कुल। सैनिक को पहले अपने अंदर जो असमानता की सोच बैठी है उसे खत्म करना था, तभी वो बाहर समाज को बदल सकता था। ये एक तरह से आत्मशुद्धि की प्रक्रिया भी थी। एकदम सही। डॉक्टर अंबेडकर ने दल को आजादी की लड़ाई में जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके मोर्चे की एक जुझारू, एक लड़ाकू टुकड़ी बताया। एक फाइटिंग यूनिट। हाँ। उन्होंने सैनिकों से कहा कि उन्हें अपने हर काम से, अपने बर्ताव से देश का आदर्श सैनिक बनना है। ऐसा सैनिक जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाए, उसके अच्छे गुणों के लिए, उसके अनुशासन के लिए, उसके संगठन के लिए। दल को एकदम फौलादी बनना है। जी। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प मिसाल भी दी। कहा कि जैसे काला तवा होता है ना, उसको मांजते रहो तो वो चमकने लगता है। हाँ। वैसे ही हमें अपने साफ बर्ताव से, अपने बराबरी के भाव से खुद को और अपने समाज को चमकाना है। माना कि समाज रूपी तवे पर बहुत मैल जमा है, लेकिन अगर हम मेहनत से सफाई करेंगे तो वो आईने की तरह जरूर चमकेगा। बहुत अच्छी उपमा दी। और इसी आत्म सुधार की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शराब पीने, पान तंबाकू खाने जैसी जो बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ने की भी सलाह दी। हाँ, ये आत्म सुधार पर जोर देना उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा लगता है। शायद उनका मानना था कि अगर समुदाय अपनी अंदरूनी कमियों को पहले दूर कर ले तो फिर बाहर से जो आलोचना होती है उसका असर कम हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है। और अगर आप नेक नियत से काम कर रहे हैं और फिर भी कोई बेवजह आपकी बुराई करे तो उसे हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं वाली कहावत की तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस बात को भी जानते थे, पहचानते थे कि दल की जो ये बढ़ती हुई ताकत थी, उसकी सफलता थी, उससे कुछ लोगों को, कुछ समीक्षकों और विरोधियों को तकलीफ भी हो रही थी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। उन्होंने 7 नवंबर 1938 की एक हड़ताल का जिक्र किया, जिसमें पुलिस फायरिंग हुई थी और उसकी जांच चल रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे उस जांच में महार समुदाय के लोगों पर बेईमानी और अनुशासनहीनता के झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। अच्छा, तो ऐसे आरोप भी लग रहे थे। हाँ, मगर फौरन ही उन्होंने पासा पलट दिया। उन्होंने बताया कि एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि कैसे उसी समता सैनिक दल की तारीफ मुंबई के उस वक्त के मुख्यमंत्री बाला साहेब खेर, मुख्यमंत्री ने तारीफ की, हाँ, और कांग्रेस के बड़े नेता वल्लभ भाई पटेल, हाँ, इन जैसे लोगों ने भी की थी। अरे ये तो बड़ी बात है। क्या कहा था उन्होंने? खेर ने तो विधानसभा में जब मंत्रियों की तनख्वाह पे बहस हो रही थी, तब कहा था कि भाई अगर समता सैनिक दल के स्वयंसेवक बिना किसी तनख्वाह के इतने त्याग, इतने स्वाभिमान और इतने अनुशासन से काम कर सकते हैं, तो फिर मंत्रियों को 500 रुपए महीने में काम करने में क्या हर्ज होना चाहिए। वाह, क्या जबरदस्त उदाहरण दिया, है ना। और इसी तरह वल्लभ भाई पटेल ने पुणे में एक भाषण में कहा था कि संगठन के मामले में, अनुशासन में और काम के प्रति लगन में स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयंसेवक कांग्रेस के स्वयंसेवकों से कहीं बेहतर हैं। कांग्रेस के स्वयंसेवकों से बेहतर? हाँ, और कहा कि उनके इन गुणों को दूसरों को भी अपनाना चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प स्थिति है। मतलब एक तरफ तो दल पर और समुदाय पर जांच में आरोप लग रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ इतने बड़े राजनीतिक नेता, यहाँ तक कि जो विरोधी खेमे के माने जाते हैं, वो भी उसी दल के अनुशासन और समर्पण की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दल का जमीनी असर कितना मजबूत रहा होगा और राजनीतिक गलियारों में भी उसे अनदेखा करना मुश्किल था। सही कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने फिर महारों पर जो बेईमानी के आरोप लग रहे थे, उनका भी बहुत जोरदार खंडन किया। जी, कैसे? उन्होंने इतिहास का हवाला दिया। कहा कि जब से अंग्रेजी राज आया है, पिछले 150-200 सालों से ये महार लोग ही हैं जो रैयत का पैसा, यानी किसानों से वसूला गया लगान या टैक्स, सरकारी खजाने तक पहुंचाते रहे हैं। अच्छा, ये जिम्मेदारी उनकी थी। हाँ, और इतनी गरीबी और मुश्किल हालात में रहने के बावजूद आज तक बेईमानी का एक भी मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसे ईमानदार समाज के चरित्र पर सवाल उठाना सरासर गलत है, अन्याय है। ये बहुत मजबूत तर्क था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दल के कई स्वयंसेवक तो पहले फौज में भी रह चुके थे। हाँ, ये भी कहा। वो कानून और अनुशासन को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाना या तो जानबूझकर की गई शरारत थी या फिर सरासर नासमझी या दुस्साहस था। बिल्कुल। अब अपने भाषण के आखिर में डॉक्टर अंबेडकर ने सैनिक शब्द पर फिर से जोर दिया। सैनिक शब्द पर? हाँ, कहा कि ये शब्द ही ये साबित करता है कि आप लोग चलती चवन्नी छाप नहीं हैं, मतलब कोई मामूली महत्वहीन भीड़ नहीं है, आप सैनिक हैं। जी। उन्होंने सैनिकों को संदेश दिया कि दल में काम करते हुए उन्हें हमेशा ये याद रखना है कि वो एक तरह से मिलिट्री में ही है, फौज में है। आम जनता, आम लोग शायद कभी अनुशासनहीनता दिखा दें, अनुशासन तोड़ दें, लेकिन एक सैनिक के काम में, उसके बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क दिखना चाहिए। सैनिक हमेशा अनुशासन में रहता है। अनुशासन पर ये जोर तो लगभग फौजी स्तर का था। यहाँ तक कहा गया कि अगर किसी ऑफिसर का हुक्म आपको गलत भी लग रहा हो, हाँ, तो भी उस वक्त उसका विरोध करने या शिकायत करने से बात बिगड़ सकती है। इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए उस वक्त उसे धीरज से मानना होगा। सही। हाँ, बाद में आप सही जगह पर उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मौके पर, उस क्षण में अनुशासन सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और अंत में उन्होंने सैनिकों से इसी दृढ़ संकल्प के साथ समाज सेवा का काम जारी रखने का आग्रह किया। जी। तो इस पूरी रिपोर्ट से, इस भाषण से ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि समता सैनिक दल सिर्फ वर्दी पहनकर परेड करने वाला कोई समूह नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो महाड़ और नासिक जैसे जो बड़े नागरिक अधिकारों के संघर्ष हुए, उनसे पैदा हुई एक अनुशासित, एक संगठित शक्ति थी। हाँ, और इसकी नींव समानता, समाज सेवा और आत्म सुधार जैसे ऊंचे आदर्शों पर रखी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ने वाले निडर योद्धाओं के दल के रूप में देखा। सही कहा। यहाँ रुककर एक सवाल मन में आता है, जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, जरूर। ये जो समता सैनिक दल के सिद्धांत थे, कठोर अनुशासन, निस्वार्थ भाव से सेवा
और संगठित तरीके से सामाजिक अन्याय का सामना करना, अगर हम इन सिद्धांतों पर आज के संदर्भ में सोचें, तो क्या आज के जो सामाजिक आंदोलन है, चाहे वो भारत में हो या दुनिया में कहीं और, उनमें इसकी कोई झलक, कोई समानांतर चीज दिखती है? क्या समानता और न्याय के लिए जो आज लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, वो इस ऐतिहासिक अनुभव से कुछ सीख सकती हैं, खासतौर पर संगठन बनाने के तरीकों, विचारधारा को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की रणनीतियों के बारे में? सोचने वाली बात है। जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ, जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, वेक अप नाउ। If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite! साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है बाबा साहेब के भाषण से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।